नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एपीएन पर। आप देख रहे हैं देश की बात और मैं हूं राजश्री। देश की बात में आज बताएंगे हम नोटबंदी पर क्यों नहीं थम रहा संसद में संग्राम, सरकार के नोटबंदी के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने क्यों अपनाया है सख्त रुख और क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को इस मसले पर, आखिर क्यों बैंक और एटीएम पर छोटी नहीं हो रही हैं कतारें, और साथ ही बताएंगे कि अखिलेश यादव ने क्यों कहा स्थिति सामान्य होने में लगेगा अभी बहुत वक्त। ये भी आपको बताएंगे कि जजों की नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट और केंद्र के बीच क्यों बढ़ी है और तकरार, और नोटबंदी पर जारी है एपीएन का सर्वे और इस सर्वे में आज क्या कुछ हुआ ये भी दिखाएंगे। और इसी कड़ी में आप देखेंगे बरेली, आजमगढ़ और गोरखपुर के लोगों से जब हमने पूछा कि क्या प्रधानमंत्री मोदी का ये फैसला सही है और उत्तर प्रदेश पर इसका कितना प्रभाव पड़ेगा, तो उन लोगों ने क्या कहा है ये आपके सामने रखेंगे। हम आपको ये भी बताएंगे कि प्रियंका गांधी के साथ जुड़ने से यूपी में कैसे बदलेगी कांग्रेस की तस्वीर और क्या वाकई बदलेगी, इस पर भी चर्चा करेंगे। साथ ही हम बताएंगे कि अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नरेंद्र मोदी के बारे में क्या कुछ कहा है और साथ ही भारत और पाकिस्तान के संबंधों में कैसे और बढ़ रही है तल्खी, ये भी सामने रखेंगे आपके। और चलिए, इसके अलावा बहुत कुछ और भी होगा, लेकिन शुरू करें सबसे पहले इस बुलेटिन के इस सफर को। और बात देश की हो तो बात नोट की भी होगी और नोटबंदी की भी होगी। संसद के शीतकालीन सत्र में नोटबंदी को लेकर दोनों सदनों की कार्यवाही आज भी बाधित रही। शीतकालीन सत्र शुरू होने के आज तीसरे दिन भी नोटबंदी के मुद्दे पर सदन में लगातार हंगामा होता रहा। हंगामे के चलते राज्यसभा और लोकसभा की कार्यवाही को बार बार स्थगित करना पड़ा और नोटबंदी के मसले पर सत्ता पक्ष और विपक्ष एकदम आमने सामने रहे। नोटबंदी के मामले पर सड़क से लेकर संसद तक सियासी संग्राम लगातार जारी है। विपक्ष के विरोध के चलते लगातार तीसरे दिन संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही ठप रही। संसद की कार्यवाही शुरू होते ही लोकसभा और राज्यसभा में कांग्रेस के सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया। विपक्ष नोटबंदी के मुद्दे पर चर्चा के साथ मत विभाजन की मांग कर रहा है, जबकि सरकार सिर्फ चर्चा कराने को तैयार है। रूल 56 में एडजर्नमेंट मोशन हमने आज भी दिया है। तो मैं एडजर्नमेंट मोशन का दे दूंगी ना। वो इम्पोर्टेंट है, और उस एडजर्नमेंट मोशन को आप सम्मति दें ताकि डिस्कशन चले। भारत सरकार इस नोटबंदी के बारे में डिस्कशन करने के लिए तैयार है। पूरा देश की जनता मोदी जी के साथ है, नोटबंदी के साथ है। ब्लैक मनी को और बैड मनी को, क्राइम मनी को खत्म करना चाहते हैं। लोकसभा में नोटबंदी को लेकर सत्ता पक्ष और कांग्रेस के बीच जमकर तकरार हुई। लोकसभा जैसा ही हाल उच्च सदन यानी राज्यसभा में भी देखने को मिला। राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। विपक्ष पीएम मोदी की सदन में मौजूदगी की मांग के साथ शोर शराबा करने लगा। राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद ने एक दिन पहले उरी हमले की तुलना नोटबंदी से की थी। उनके बयान को कार्यवाही से हटा दिया गया था, लेकिन बीजेपी ने मांग की कि अपने बयानों के लिए नेता प्रतिपक्ष माफी मांगे। कि कांग्रेस पार्टी आतंकवादियों को महिमामंडित कर रही है, कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचारियों को महिमामंडित कर रही है, कांग्रेस पार्टी काले धन के खिलाफ जो लड़ाई है उस लड़ाई को में बाधा डालना चाहती है। हमारी अपील है कि कांग्रेस पार्टी और ऑनरेबल लीडर ऑफ द अपोजिशन देश से माफी मांगे। बीजेपी की ये मांग अपमानजनक है। ये बहस जो चल रही है, जो आज देश तकलीफ में है, उससे लोगों का ध्यान हटाना चाहते हैं। गुलाम नबी आजाद साहब ने कोई ऐसी बात नहीं की जिस पर किसी को आपत्ति हो। नोटबंदी के मुद्दे पर सरकार और विपक्ष के बीच तकरार बढ़ती जा रही है। शीतकालीन सत्र के 3 दिन हंगामे में भेंट चढ़ चुके हैं। सत्ता पक्ष और विपक्ष के तेवरों को देखते हुए इस बात की उम्मीद आगे भी है कि आने वाले दिनों में संसद की कार्यवाही सुचारू ढंग से चल पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन।
और विपक्ष की मांग के अनुसार अगर नियम 56 के तहत चर्चा कराई जाती है तो बहस के बाद इस पर मत विभाजन किया जाएगा। ऐसे में सरकार को डर है कि बीजेपी सांसद गैर हाजिर रहकर या विपक्ष के साथ वोट कर सरकार को मुश्किल में डाल देंगे। हालांकि सरकार गिरने का कोई खतरा नहीं है, लेकिन अगर चंद बीजेपी सांसद सरकार के इस फैसले के खिलाफ खड़े हो जाते हैं तो केंद्र सरकार की खासी फजीहत होने का अंदेशा जरूर है। इसलिए केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू नियम 193 के तहत चर्चा कराना चाहते हैं, जिसके तहत वोटिंग का कोई प्रावधान नहीं है बल्कि बहस हो सकती है। संसद में गतिरोध की दूसरी बड़ी वजह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विपक्ष की बार बार अपील के बावजूद सदन से उनका गैर हाजिर रहना भी है। आमतौर पर प्रधानमंत्री गुरुवार को राज्यसभा आते हैं, लेकिन नोटबंदी पर हंगामे के बाद से वो सदन नहीं आए, जबकि विपक्ष लगातार उनकी मौजूदगी में बहस की मांग कर रहा है। और जाहिर सी बात है कि नोटबंदी का मसला बड़ा होता जा रहा है और विपक्ष इसका पूरा का पूरा लाभ भी उठाना चाहता है। नोटबंदी पर सड़क से लेकर संसद तक आप संग्राम देख रहे हैं तमाम खबरों में। सदन में जहां कांग्रेस मोदी सरकार पर हमला बोल रही है, वहीं सदन के बाहर सड़क पर भी दोनों के बीच ज़बानी जंग जारी है। कांग्रेस का दावा है कि वो विपक्ष को एकजुट करके सरकार के फैसले का विरोध करती रहेगी। वहीं बीजेपी का कहना है कि विपक्ष के पास बहस करने के लिए कोई तर्क नहीं है, इसीलिए वो इस तरह के मुद्दे उठा रही है। हमारी ये जारी रहेगी। अभी मैं बंडोपाध्याय से भी बात किया, सीपीएम से भी बात किया और दूसरे एआईडीएमके से भी बात किया और दूसरे पार्टी के जो नेता हैं उनसे भी वहाँ पर हाउस में उनसे बातचीत करके ही बोल रहा हूँ। दम कम है ऐसा लग रहा है, कारण क्या उनके पास सच्चे नहीं है, जनता उनका साथ नहीं है, पब्लिक ओपिनियन उनके खिलाफ जा रहे हैं, इसलिए वो अभी बहस नहीं चाहते ऐसा हमको लग रहा है। अदरवाइज कोई कारण नहीं था। राज्यसभा में एक दिन पूरा होने के बाद फिर पीछे या हटके नहीं, प्रधानमंत्री रहे तभी चर्चा होगा। और नोटबंदी को लेकर जहां देश कतार में खड़ा है, वहीं नेता इस मुद्दे पर जमकर सियासत कर रहे हैं, चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष। इन सब के बीच जनता के दुख दर्द की परवाह किसी को नहीं है शायद। हाँ, दुख बांटने के नाम पर राजनीति चमकाने की कोशिश जरूर हो रही है। पक्ष बार बार ये कह रहा है कि ये बहुत ही बढ़िया फैसला है और जनता के हितों का ध्यान रखा गया है इसमें। वहीं विपक्ष इस फैसले की बुराई करता दिख रहा है, लेकिन वाकई ये फैसला राजनीति का सबब जरूर बन गया है। नोटबंदी पर सरकार और विपक्ष के बीच सियासत हो रही है। फैसले से पड़ने वाले प्रभाव को लेकर नेता एक दूसरे पर जुबानी बम फोड़ रहे हैं। विपक्ष सरकार के नोटबंदी के फैसले को ये कहते हुए विरोध कर रहा है कि इससे देश के गरीबों, किसानों और मजदूरों को नुकसान हो रहा है, तो वहीं सरकार अपने फैसले पर डटी हुई है। ट्रेडर्स हो, हाउसवाइफ हो, स्टूडेंट्स, यूथ हो, फार्मर्स हो, अभी सीट भी नहीं खरीद सकता है, ऐसा परिस्थिति है। और कॉमन आदमी जो इनकम टैक्स पेयर्स भी है, वो भी उसका रुपया और तुल ले नहीं सकता है, ऐसा हुआ। तो ऐसा इसको कुछ ना कुछ हल निकालना चाहिए। इस योजना के कारण मोदी जी का जो पॉपुलरिटी का जो ग्राफ है वो बहुत बड़ा है। जनता लाइन में है, लेकिन कह रहे हैं मोदी जी का ये कदम बहुत अच्छा है। ये जो विरोधी दल हैं उनको पच नहीं रहा है, इस वजह से ये प्रॉब्लम है, ये रोल आउट नहीं होगा। नोटबंदी को लेकर नए सियासी समीकरण भी देखने को मिल रहे हैं। एनडीए में शामिल शिवसेना इस मुद्दे पर विपक्ष के साथ खड़ी है, तो वहीं विपक्षी दल जेडीयू और बीजेडी सरकार के साथ। वैसे कुल मिलाकर देखा जाए तो नोटबंदी के फैसले का विरोध करने या नहीं करने को लेकर विपक्ष पूरी तरह से एकजुट नजर नहीं आ रहा। डिमोनेटाइजेशन पे मुझे कुछ नहीं कहना है। नहीं, पार्टी है, पार्टी जनता के साथ है। मैं सरकार में हूँ तो मुझे सरकार के साथ रहना है, पार्टी जनता के साथ है। हमने कभी नहीं कहा कि ये फैसला वापस किया जाए। वो ममता जी और केजरीवाल साहब ने कहा है। बाकी जो 13-14 पार्टी हम लोग हैं, हम लोगों ने नहीं कहा कि आप इस फैसले को वापस करिए। हमने ये कहा है कि इस फैसले से जो फॉल आउट हुआ है, मजदूर है, किसान है, दुकानदार है, इसको, उन दिक्कतों को हम कह रहे हैं कि ये आपके फैसले से ये जो तंग है इनको ठीक करो। नोटबंदी पर विपक्षी नेताओं के बयान विरोधाभासी हैं। कई बार नेता पार्टी लाइन से हटकर बयान देते नजर आ रहे हैं।
ऐसे में इस मुद्दे पर सरकार पर विपक्ष का दबाव कितना असर दिखाएगा, इसका आकलन करना फिलहाल मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। चाहे भले ही राजनेता इस मुद्दे पर भी राजनीति कर रहे हों, लेकिन जनता का दर्द कोर्ट को जरूर दिख रहा है, अदालतों को जरूर दिख रहा है, खासकर सुप्रीम कोर्ट को। नोटबंदी पर अलग अलग अदालतों में दाखिल हो रही याचिकाओं को एक ही जगह सुनने पर सुप्रीम कोर्ट इस महीने की 25 तारीख को फैसला करेगा। इस मामले में दायर केंद्र की याचिका पर सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही। सुप्रीम कोर्ट ने इन सभी याचिकाओं को दिल्ली हाईकोर्ट में स्थानांतरित किए जाने के संकेत दिए जरूर, लेकिन ये भी कहा कि ये पूरा मसला जनता की परेशानी से जुड़ा हुआ है और इस दौरान कोर्ट ने सरकार से तीखे सवाल पूछे। कोर्ट ने यहां तक टिप्पणी की कि नोटबंदी से परेशान होकर अदालतों का लोग दरवाजा खटखटा रहे हैं और कोर्ट इससे नहीं रोक सकता, और यदि रोका गया तो दंगे तक हो सकते हैं। यहां तक कि सरकार से ये भी कोर्ट ने जानना चाहा कि किस तरह के इंतजाम है कि अभी तक लोग कतार में ही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि 500 और 1000 रुपए के नोट बंद होने के बाद से लोग नोटों का संकट झेल रहे हैं। सुनवाई के दौरान प्रधान न्यायाधीश जस्टिस TS ठाकुर ने अटॉर्नी जनरल से कहा कि लोग परेशान हैं, इस पर विवाद मत कीजिए। आपने नोट बदलने और निकालने की सीमा भी 4500 रुपए से कम कर 2000 रुपए कर दी है। हमने आपसे राहत देने की बात कही थी और आपने इसे और कम कर दिया। क्या आपके पास पूरे नोट नहीं है? इस सवाल पर अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने कहा कि समस्या सिर्फ नोटों की छपाई की ही नहीं है, बल्कि नोटों को बैंक और डाक खानों तक पहुंचाने की है, साथ ही ATM बदलने की है। वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने दलील दी है कि सरकार को 23 लाख करोड़ नोट छापने हैं, लेकिन सरकार के पास इतने नोट छापने की सुविधा नहीं है। बैंकों और ATM में लोगों का जायज पैसा जमा है और इसे पाने के लिए उन्हें संघर्ष करना पड़ रहा है। अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने कपिल सिब्बल के दावों को खारिज किया और कहा कि ये सारे आरोप राजनीति से प्रेरित हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल और कपिल सिब्बल से अपनी बात हलफनामे में लिखकर देने को कहा है। नोटबंदी के मुद्दे पर सभी याचिकाओं को एक ही जगह सुने जाने के मुद्दे पर शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो लोगों को हाईकोर्ट जाने से नहीं रोक सकते, लेकिन बाद में कोर्ट ने कहा कि वो ऐसी सभी याचिकाओं को दिल्ली हाईकोर्ट में भेजने पर विचार कर सकते हैं। इस बाबत 25 नवंबर को फैसला किया जाएगा। इससे पहले 15 नवंबर को नोटबंदी पर मुख्य याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के फैसले में दखल देने से इनकार कर दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। और सुप्रीम कोर्ट ही नहीं बल्कि कोलकाता हाईकोर्ट भी सरकार से सख्त नाराजगी जता चुकी है। नोटबंदी को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट ने भी सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। शुक्रवार को नोटबंदी के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि नोटबंदी को लेकर सरकार रोज नए फैसले ले रही है और अगले दिन उसे बदल भी रही है। फैसलों का ऐसे रोज बदलना ठीक नहीं है। बैंकों और ATM के बाहर लंबी कतारों से लोग परेशान हैं, हॉस्पिटल्स में लोग मर रहे हैं और सरकार के पास इसका कोई इंतजाम नहीं है। जाहिर सी बात है कि राजनेता चाहे कितनी भी राजनीति करें, लेकिन अदालत जरूर जनता की सुनना चाह रही है और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि किसी भी हाल में वो जनता को इस बात से नहीं रोक सकती कि इस मसले पर वो अदालत न आए। अब इस वक्त इन सब मसलों पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट नितिन कनवर। और बहुत बहुत स्वागत नितिन जी देश की बात में आपका। और मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि जिस तरह से पूरा हो हल्ला मचाया गया और ये कहा गया कि ये फैसला इसलिए लिया गया है कि काले धन पर और भ्रष्टाचार पर और लगाम लगाया जा सके, लेकिन ये गाज आखिर किस पर गिरी है? काले धन पर, भ्रष्टाचार पर या फिर कैश मनी पर? राशि जी, एक्चुअली जो इन्होंने स्टार्ट किया था कि ब्लैक मनी पे, मेरे को लगता है ये गाज कैश मनी पे है। पर कैश मनी पे अगर आप गाज गिरना चाहते हैं, आपको अकाउंट हर बंदे के खुलवाने पड़ेंगे। आप देखिए टोटल आप आज हिसाब लगाएं, बैंकिंग का जो डाटा है करीबन 31.5 करोड़ है जो आपका सेविंग बैंक अकाउंट का जो खाता है, जिसको आप डुप्लीकेशन निकालें करीबन 24 से 25 करोड़ होता है, जिसमें जनधन के जो 22 करोड़ जो अकाउंट खुले हैं वो जुड़े हुए हैं।
जी। तो आज की डेट में आप अगर मान लीजिए 125 करोड़ की जनता है, तो 125 करोड़ में आप करीबन 1/3 अगर मान लीजिए बच्चे मान लें जिनके अकाउंट नहीं खुलते हैं, तो 80 करोड़ जनता आपके बचती है। तो 80 करोड़ में से मतलब 56 करोड़ करीबन 55 से 56 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनका आज की डेट में बैंक खाता नहीं है। तो जो आप कैश इकोनॉमी पे गाज कर डालने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर आप सोच रहे हैं कि मैं एक डीमोनेटाइजेशन या फिर इस तरह के स्टेप से मैं आपकी कैश इकोनॉमी खत्म कर दूंगा, वो गलत तरीका है। बिल्कुल। एज फार एज ब्लैक मनी इज कंसर्न, देखिए दो चीजें हैं। कोई भी कैश मेरे पास पड़ा है, इट कुड बी लेजिटिमेट ऑल्सो। ये जरूरी नहीं है कि जो भी कैश किसी व्यक्ति में पड़ा वो हमेशा ब्लैक मनी ही होगा। लेट मी डिपॉजिट विद द बैंक, और आपके पास इनकम टैक्स अथॉरिटीज हैं, पूरा आपके पास स्ट्रक्चर है जो ये एजुकेट करेगा मेरी जब बैंक में जमा होने के बाद कि जो मेरी इनकम में जो दिखा रहा हूं और जो मेरा बैंक में पैसा जमा हुआ है क्या वो कंसिडरेट करता है या नहीं करता। इफ इट डजंट कंसिडरेट तो आप बोल सकते हैं ब्लैक मनी है मुझ पे, 10 चीजें और लग सकती हैं, 10 तरह के आप और प्रावधान है जिसको चाहे पेनल्टी हो चाहे प्रोसिक्यूशन हो उसे कर सकते हैं। लेकिन आज की डेट में कोई व्यक्ति अगर कैश जमा कराता है तो अब कैश इकोनॉमी पे गरज दे रहे हैं। एज फार जो तीसरी चीज आपने पूछी, करप्शन। यस, ये बात आप कह सकते हैं कि व्यक्ति जिसके पास करप्शन की अमाउंट है या फिर दोज ब्यूरोक्रेट जिनके पास करप्शन की अमाउंट है, कोई भी व्यक्ति चाहे आप पॉलिटिशियन कह लें या फिर कोई ब्यूरोक्रेट्स कह लें, उनके लिए बहुत बड़ी दिक्कत है। मैं बार बार ये कह रहा हूं, आपके माध्यम से मैंने काफी बार कहा है, जो बिजनेसमैन है वो आज की डेट में उसको दिक्कत नहीं आएगी, पर दोज पीपल हु आर ब्यूरोक्रेट्स या पॉलिटिशियन जिनके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है अदर देन सैलरी जो वो गवर्नमेंट से लेते हैं, जी बिल्कुल, लेकिन नितिन जी वो जो संख्या है वो शायद इतनी ज्यादा नहीं है जितनी कि हमारी देश की जनता है। और इस फैसले से जो कि बिना तैयारी के लिए शायद किया गया, फैसला बहुत अच्छा था, नीयत भी बहुत अच्छी रही होगी, लेकिन तैयारी जिस तरह से हम नाकाफी देख रहे हैं उससे इसमें कोई शक नहीं कि जो जनता है, जो आम लोग हैं वो परेशान हो रहे हैं। वो ब्यूरोक्रेट्स नहीं परेशान हो रहे हैं जो कि काफी काला धन जमा करके रख चुके हैं, और न ही वो नेता जो कि काला धन के साथ ही सब कुछ करते हैं, न वो किसी कतार में दिख रहे हैं। लेकिन जो व्यक्ति, यहाँ पर एक सवाल और भी है कि जो व्यक्ति पैसा जमा करा रहा है उसे क्या क्या डर है। जैसे इनकम टैक्स को लेकर एक बहुत बड़ा डर होता है आम आदमी को कि पैसे तो मैं जमा करा दूं, ये मेरी मेहनत की कमाई है, लेकिन वो ब्लैक मनी नहीं है, पर उस पर भी इनकम टैक्स किस तरह के रिएक्शन देगा, किस तरह की प्रतिक्रिया देगा, किस तरह का नोटिस उसे दे देगा, इसको लेकर काफी डर है लोगों के मन में, आम लोगों के मन में। साथ ही जिस तरह से बार बार नोटिफिकेशंस बदले जा रहे हैं, बार बार ये वित्त मंत्री की तरफ से भी कहा जा रहा है कि यदि आपने 2.5 लाख से ऊपर जमा कराया तो हम आप पे खास नजर रखे हुए हैं। प्रधानमंत्री ने भी कहा कि जो लोग 2.5 लाख को छूऊंगा नहीं और उसके ऊपर जो लोग भी हैं उनको छोड़ूंगा नहीं। तो किस तरह का ये डर है और क्या इस हालात में लोग कैसे अपने इस डर से उभरें? आप कह रहे हैं, जैसे मैं आपकी बात समझ गया, आप जो आपका वक्तव्य आप कहना चाहते हैं, जो इनकम टैक्स से बार बार लोग डरा रहे हैं कि नई नई चीजें आ रही हैं कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। जैसे अभी मेरे को किसी व्यक्ति ने कल सुबह मेरे को फोन किया, उसने बोला भाई साहब एक 133(6) एक का एक नोटिस ये होता है जिसके अंदर आप इंफॉर्मेशन सीख करते हैं, यू सीक योर इंफॉर्मेशन कि मुझे ये इंफॉर्मेशन लेनी है जी। अब कई चीजें वो डरा रहे हैं कि भैया ऐसा करेंगे हम फाइनेंशियल ईयर चेंज कर देंगे। कई लोग ये बोल रहे हैं कि ऐसा करेंगे भैया मैं आपको कैश निकालने नहीं दूंगा जी, या फिर वो बोल रहे हैं मैं पेनल्टी लगा दूंगा। देखिए इस चीज से डर लोगों में बह है, पर आप ये मान के चले, मैं बार बार अपने क्लाइंट्स को भी बोलता हूं और मैं आपके माध्यम से भी कहना चाहता हूं कि अगर आप अपना सोर्स प्रॉपर दिखा सकते हैं, या फिर आपने कहीं से पैसा निकाला हुआ है, या आपका पीछे का कोई पैसा बचा हुआ है, या फिर आपने किसी को उधार दिया था वो आपके पास आ गया है, तो ऐसे केस के अंदर आपको कोई दिक्कत नहीं है, पर आपको ये दिखाना पड़ेगा कि मेरा सोर्स ओके है। अगर आपका सोर्स ओके है तो नितिन जी, लेकिन ये जो बार बार सुनने में आ रहा है कि इनकम टैक्स पर 200% इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है 200% जुर्माना लगाएगा, इस पर आप क्या कहेंगे? और जिस तरह से कहा जा रहा है कि अगर एक सीमा के ऊपर पैसे जमा हुए तो उस पर इनकम टैक्स तो लगेगा ही, साथ ही 200% का पेनाल्टी तक भी सरकार लगाएगी। ऐसे में इसको किस तरह से आप लोगों के सामने स्पष्ट करेंगे? राशि जी, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। ये क्वेश्चन 8 तारीख रात से रादर आज भी सर्कुलेट हो रहा है, जबकि मैं काफी जगह अपना वक्तव्य दे चुका हूं और काफी जगह बोल भी चुका हूं, और भी बहुत सारे लीगल रेमेडीज हैं जो इस बात पे आंसर दे चुके हैं। देखिए 270A सेक्शन 1 है जो 271C पहले कंसीलमेंट की पेनल्टी लगती थी, उसको सेक्शन को हटा के अब 270A लगाए। पहले हम उसका बैकग्राउंड समझे, वो सेक्शन क्यों आया है। देखिए 271C में हमेशा एक डिस्क्रिशनरी पावर रहती थी असिस्टिंग ऑफिसर के पास। 270 में उन्होंने ये बोला
कि अब क्या होगा कि पहली बात आपकी अंडर रिपोर्टिंग होनी चाहिए जी। और अंडर रिपोर्टिंग होने के बाद आपको देखना है कि क्या फिल्टर मिस रिपोर्टिंग का भी है या नहीं। अगर मिस रिपोर्टिंग के फिल्टर से ये क्रॉस कर गया तो ऐसे केस में पेनल्टी सिर्फ 50% लगती है। मतलब कि अगर मेरी रिटर्न इनकम जी, अगर रिटर्न इनकम मेरी 50 लाख रुपए की है और मेरी एसेस इनकम भी 50 लाख रुपए की है जी, तो आप ये मान के चलिए तो अंडर रिपोर्टिंग तो हो नहीं सकती। बिल्कुल। पर अगर मेरी रिटर्न इनकम 50 लाख की है लेकिन एसेस इनकम मेरी 55 लाख रुपए की है तो अंडर रिपोर्टिंग आ गई, यस पेनल्टी विल बी देयर जी। बट उसके बाद सारे पैरामीटर्स ऑफ मिस रिपोर्टिंग, क्या मैंने क्या मिस रिपोर्टिंग करी है, इस मिस रिपोर्टिंग के अगर पैरामीटर्स में ऊपर बाहर निकलूंगा तो 200% लेगी वरना 50% लेगी। लेकिन आप ये प्लीज मान लें अगर आपने इनकम पे पूरी इनकम पे टैक्स दे दिया है तो 200% पेनल्टी कभी नहीं लग सकती। कभी। जी, बहुत बहुत इस पूरी जानकारी के लिए जो आपने इतना स्पष्ट किया, जाहिर सी बात है कि हमारे दर्शक भी इसके लिए बहुत धन्यवाद देंगे आपको। और नितिन जी, आप हमारे साथ बने रहिए। आगे हम आपसे बेनामी संपत्ति को लेकर जो सरकार अपना रुख स्पष्ट कर रही है और एक नए नियम लागू करने वाली है, उस पर भी आपसे जानना चाहेंगे कि इन सब चीजों का कितना फर्क पड़ेगा इससे। लेकिन इस वक्त हम आपको बात ये बता दें कि पूरा देश जो है इस वक्त पैसे की किल्लत से जूझ रहा है। आम आदमी की बैंक और एटीएम से अपना पैसा निकालने की जंग आज भी जारी रही। नोटबंदी के फैसले के 10वें दिन यानी कि आज भी लोगों को लाइनों में देखा गया और किसी भी कतार में कोई कमी देखने को नहीं मिली। हालांकि सरकार ने ढेरों दावे जरूर किए कि वो तमाम तरह की सुविधाएं आम लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रही है। पिछले 10 दिनों से एक ही मुद्दा छाया हुआ है और वो है नोटबंदी का। 8 नवंबर को सरकार के फैसले के बाद पूरे देश में नोटबंदी को लेकर अफरा तफरी का माहौल है। बैंकों में एटीएम पर लंबी लंबी कतारें दिख रही हैं। लोग नोट निकालने और बदलवाने को लेकर परेशान हैं। कभी बैंक में पैसे खत्म हो जाते हैं तो कभी एटीएम दगा दे जाता है। कुछ ऐसा ही नजारा शुक्रवार को भी दिखा। राजधानी दिल्ली के पहाड़गंज इलाके में एटीएम पर भारी भीड़ देखने को मिली, जबकि हैदराबाद में बड़ी संख्या में हैरान परेशान लोग बैंक पहुंचे थे। मुंबई के जावेरी बाजार में तो फिलहाल कई दिनों से सन्नाटा पसरा हुआ है, लेकिन बैंकों में लोग जमा हैं। मुंबई में दवा कारोबारियों का भी बुरा हाल है। जब से बड़े नोटों की बंदी का ऐलान हुआ, दवाओं के कारोबार में काफी गिरावट दर्ज की गई है। हालात ये हैं कि नोटबंदी के चलते ग्राहकों से गुलजार रहने वाला दवा बाजार आज सन्नाटे में। ओवरऑल समझो, क्योंकि स्लम एरिया ज़्यादा है बॉम्बे में, ओवरऑल अब 10-12% तक की गिरावट मान सकते हैं। दवाई की कमी नहीं थी, लेकिन जो परिस्थितियां ऐसी हुई थी कि उसमें दवाई देने और दवाई कैसे 500,000 नोट, वो उसमें थोड़ी सी कमी आई। नोटबंदी का असर भगवान के घरों में भी साफ देखा जा रहा है। मथुरा के प्रमुख बांके बिहारी जी के मंदिर में भी श्रद्धालु नदारद हैं। वहीं अगर चढ़ावे की बात करें तो लोग 100 और 50 से ज्यादा 1000 और 500 रुपए के नोट मंदिर में चढ़ा रहे हैं। थोड़े दिन तो रहेगा ही, हर जगह रहेगा, लेकिन बाद में ये अच्छा हो जाएगा इसका। कुछ लोग 1000-500 के नोट अभी भी भगवान को चढ़ा रहे हैं, उनको क्या कहेंगे? तो अभी तो चल ही रहा है नोट जो है, अभी तो मंदिर में चल रहा है तो चलेगा ही। अब जिसके पास है तो अपना अर्पण करेगा, नहीं मिल पा रहा है तो अपनी श्रद्धा कर रहा है। भगवान को नोट से क्या लेना देना है। हालांकि इस बीच कुछ विशेष पेट्रोल पंप पर क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के जरिए 2000 रुपए मिलने शुरू हो गए, लेकिन 10 दिनों के बाद ये प्रयोग ऊंट के मुंह में जीरा साबित हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। तो दिन भर जिस तरह की तस्वीरें दिख रही हैं उससे ये इस बात बार बार साबित हो रही है कि सरकार की जो तैयारी है वो नाकाफी है। लेकिन नोटबंदी के बाद डिपॉजिट्स में जो अप्रत्याशित उछाल आया है उसे देखते हुए आईसीआईसीआई बैंक ने, एचडीएफसी बैंक और कैनरा समेत कई बैंकों ने मियादी जमाओं पर ब्याज दरें 1% तक घटा दी हैं। आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक ने सावधि जमाओं यानी कि एफडी के ब्याज दरों में 0.25% तक की कमी की आज घोषणा की, जबकि कोलकाता स्थित यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया ने अल्पकालीन जमा पर ब्याज दर 1% घटाई है। यूनाइटेड बैंक ने कहा कि नई दरें 18 नवंबर से प्रभावी हो जाएंगी। वहीं कैनरा बैंक ने जमा दरों में 0.05% से 0.25% तक की कटौती की है। आईसीआईसीआई बैंक की वेबसाइट के अनुसार 390 दिन से 2 साल तक की सावधि जमाओं के लिए
ब्याज दर में 0.15% की कमी की गई है। ये गुरुवार से प्रभावी हो गई है। आईसीआईसीआई बैंक अब इन जमाओं पर 7.10% ब्याज देगा, जबकि पहले यह दर 7.25% थी। उल्लेखनीय ये भी है कि इससे पहले एसबीआई और एक्सिस बैंक भी इसी तरह की पहल कर चुके हैं। उधर पेट्रोल पंप, जिसमें कहा गया था कि बैंकों और एटीएम के बाहर लोगों की जितनी भीड़ है उसे देखते हुए और पैसों की कमी है, इस लिहाज से सरकार भीड़ को मैनेज करने के लिए छोटे छोटे कई कदम उठा रही है और इसमें पेट्रोल पंपों पर भी पैसे मिलने की एक सुविधा लाजिम थी। अब सरकार ने तय किया है कि पेट्रोल पंपों पर लोगों को पैसे मुहैया कराएगी। हालांकि आज का दिन, जिसकी शुरुआत आज 4 बजे से हुई, फिर भी कई जगह ऐसे रहे जहां पर इस तरह की सुविधा मुहैया नहीं हो पाई और लोग निराश होकर लौटे। देश में नोटबंदी के फैसले के 10वें दिन भी लोग पैसों के लिए बैंकों और एटीएम के बाहर कतार लगाए नजर आए। एटीएम और बैंकों के बाहर लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं और नकदी की कमी के चलते कारोबार से लेकर तमाम जरूरी काम बाधित हो रहे हैं। लोगों को राहत देने के लिए सरकार कई तरह के कदम उठा रही है। अपने एक ताजा फैसले में सरकार ने यह तय किया है कि लोग अब कुछ चुनिंदा सरकारी पेट्रोल पंप से तेल के साथ कैश भी हासिल कर सकेंगे। नए आदेश के मुताबिक आप पेट्रोल पंप पर अपने डेबिट कार्ड के जरिए 2000 रुपए तक निकाल सकते हैं। शुरुआती दौर में ये सुविधा देश भर के करीब 2500 पेट्रोल पंपों पर दी गई है, जहां स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्वाइप मशीनें उपलब्ध हैं। खबरों के मुताबिक अगले 3 दिनों में ये सुविधा देश के करीब 20,000 पेट्रोल पंपों पर मिलने लगेगी। 500 और 1000 रुपए के पुराने नोटों को बंद किए जाने के बाद देश भर में एटीएम और बैंकों पर नकद निकासी को लेकर भीड़ लगी हुई है। इसी वजह से ऑल इंडिया पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने सरकार को इस तरह का सुझाव दिया था ताकि भीड़ को कुछ कम किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। और इस बीच अपने नोट बदलवाने पहुंचे लोगों की उंगली पर बैंक की ओर से स्याही लगाए जाने का मामला तूल पकड़ रहा है। चुनाव आयोग ने इसका विरोध किया है। आयोग का कहना है कि स्याही का प्रयोग केवल वोट डालने के लिए ही किया जाना चाहिए और इसके अलावा इस तरह के प्रयोग अच्छे नहीं हैं और इसीलिए इलेक्शन कमीशन ने वित्त मंत्रालय को कड़ी आपत्ति जताते हुए एक चिट्ठी भी लिखी है। बैंकों में भीड़ कम करने के लिए उंगली पर न मिटने वाली स्याही का निशान लगाने की व्यवस्था पर चुनाव आयोग ने आपत्ति जताई है। चुनाव आयोग ने इस बारे में वित्त मंत्रालय को एक चिट्ठी लिखी। चुनाव आयोग का कहना है कि आने वाले दिनों में कई राज्यों में चुनाव होने हैं। ऐसे में अगर लोगों की उंगली पर अभी स्याही लगेगी तो चुनाव के दौरान समस्या पैदा हो जाएगी। इससे पहले नोटबंदी को लेकर आर्थिक मामलों के सचिव शक्तिकांत दास ने कहा था कि बैंक में पैसा बदलवाने गए लोगों की उंगली पर स्याही लगाई जाएगी ताकि बार बार बैंक आ रहे लोगों की पहचान हो सके। नोटबंदी के बाद बैंकों में नकदी बदलते समय लोगों की उंगली पर स्याही लगाई जा रही है। चुनाव आयोग ने वित्त मंत्रालय को पत्र लिखकर कहा है कि 5 राज्यों मध्य प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु की 11 लोकसभा और विधानसभा सीटों पर 19 नवंबर को उपचुनाव होने वाले हैं। ऐसे में जिन लोगों को बैंकों में स्याही लगाई जा रही है उन्हें वोट डालने में दिक्कत होगी। लोकसभा, विधानसभा, नगरीय निकाय और पंचायत जैसी संवैधानिक संस्थाओं के चुनावों में मतदान दलों के लिए ना मिटने वाली स्याही निर्वाचन आयोग ही भेजता है। एक शीशी में 700 से 800 मतदाताओं की उंगली पर स्याही लगाई जा सकती है। मतदान के दिन जोनल अधिकारी को भी अलग से स्याही दी जाती है। अगर किसी मतदान दल की स्याही कम पड़ जाती है तो जोनल अधिकारी उसे देते हैं। इसका भी हिसाब रखा जाता है। मतदान के बाद सभी दल बची हुई स्याही जिला निर्वाचन कार्यालय में जमा कराते हैं। बाद में इस स्याही को नष्ट कर दिया जाता है। ये स्याही मैसूर की एक फैक्ट्री में बनाई जाती है। अनुबंध के तहत कारखाना प्रबंधन ये स्याही चुनाव आयोग के अलावा किसी को भी सप्लाई नहीं कर सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। तो तमाम आपत्तियां हैं, तमाम मुश्किलें हैं और तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं भी हैं, लेकिन इस बीच
वर्ल्ड मीडिया जो है, विश्व की तमाम मीडिया भारत सरकार के इस फैसले को कैसे देख रही है, ये जरूर आप जानना चाहेंगे। हम आपको बता दें कि भारत सरकार की नोटबंदी के फैसले पर दुनिया भर की मीडिया से तरह तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। ब्रिटेन के अखबार द गार्डियन ने मोदी के इस कदम को अफरा तफरी फैलाने वाला बताया है। अखबार ने कहा है कि मोदी की नोटबंदी योजना की गति और परिणाम काफी कुछ पहले के तानाशाहों के असफल प्रयोगों से मिलते जुलते हैं। गौरतलब है कि गार्डियन एक प्रतिष्ठित अखबार है लंदन का और वहां से इस तरह की बातें उस पर लिखी गई हैं। उधर हफिंगटन पोस्ट ने भारतीय सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को जगह दी है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार से कहा है कि नोटबंदी की समस्या बेहद गंभीर है, सड़कों पर दंगे तक हो जाएंगे। हफिंगटन पोस्ट के अनुसार भारत में लोग सबसे ज्यादा इस बात पर गूगल कर रहे हैं कि काले धन को सफेद कैसे किया जाए। सबसे ज्यादा इस विषय पर सर्च गुजरात से दर्ज हुई है, जबकि अल जजीरा ने कहा है कि सरकार के एकाएक निर्णय ने लाखों लोगों को कैशलेस कर दिया है और काफी परेशानी में डाल दिया है। अमेरिकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट के अनुसार नोटबंदी से सोने की खरीदारी को खासा प्रभाव पड़ा है। नोटबंदी के पहले हफ्ते में लोगों ने भारी मात्रा में सोना खरीदा और अब इस हफ्ते सोना की खरीदारी में भारी गिरावट आई है, जिससे ये साबित होता है कि सरकार का ये फैसला बेहद सोचा समझा नहीं था और जल्दबाजी में लिया गया फैसला है, जिसका सीधा प्रभाव भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। तो ये थी वर्ल्ड मीडिया के प्रतिक्रियाएं और इस बीच बहुत जल्द एक और फैसला सरकार लेकर आ रही है, जिस पर तमाम जगहों से प्रतिक्रिया आपको देखने को मिलेंगी और ये फैसला है बेनामी प्रॉपर्टीज का। काले धन पर लगाम लगाने की कोशिश के बाद अब सरकार की बेनामी संपत्तियों पर नजर है। क्या कुछ होगा इसमें और किस तरह से बेनामी संपत्तियों को सरकार जब्त करेगी और किस तरह से ये पता लगाएगी कि किसकी संपत्ति बेनामी है और क्या इसके नियम होंगे, देखिए इस खास रिपोर्ट में। काले धन और जाली नोटों पर नजर टेढ़ी करने के बाद अब मोदी सरकार की नजर देश भर में मौजूद बेनामी संपत्तियों पर टिक गई है। काले धन और भ्रष्टाचार के खिलाफ जारी जंग के बीच सरकार ने बेनामी संपत्तियों की जांच शुरू कर दी है। इसके लिए 200 टीमों का गठन किया गया है। ये टीमें हाईवे के किनारे पड़ी जमीनों और पॉश इलाकों के बड़े प्लॉट्स की जांच करेगी और अगर इनमें से कोई दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। सरकार ने प्रमुख शहरों के वीआईपी इलाकों में मौजूद जायदादों की भी जांच शुरू कर दी है। इतना ही नहीं, प्रमुख औद्योगिक प्लॉटों और कमर्शियल फ्लैटों और दुकानों की भी जांच हो रही है। इस बात की जांच की जा रही है कि किसके नाम पर कितनी दुकानें और प्लॉट्स हैं। नई दिल्ली के लुटियन जोन कुछ बंगले भी जांच के दायरे में है, जिनके बारे में शक है कि इनका असली मालिक कोई और है। सरकार इस बात की भी जांच कर रही है कि क्या कुछ बंगले रिश्वत और भ्रष्टाचार की रकम से खरीदे गए हैं। काले धन और भ्रष्टाचार पर शिकंजा कसते हुए सरकार ने विभागों से सरकारी जमीनों का भी ब्यौरा मांगा है। कहां है अवैध कब्जे, इसकी लिस्ट तैयार की जा रही है। इस जांच में आयकर विभाग और अन्य विभागों की मदद ली जा रही है और सत्यापन का काम किया जा रहा है। सारी जानकारी जुटाने के बाद सरकार इन मामलों में जरूरी कार्रवाई करेगी। इन मामलों में दोषी पाए जाने पर बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट 2016 के तहत कार्रवाई होगी। ये एक्ट 1 नवंबर से लागू किया जा चुका है। इसके तहत बेनामी संपत्ति जब्त की जा सकती है और 7 साल की सजा का प्रावधान है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। तो दरअसल बेनामी संपत्ति वो संपत्ति होती है जो बिना नाम के होती है। यहाँ लेन देन उस शख्स के नाम पर नहीं होता जिसने इस संपत्ति के लिए कीमत चुकाई है, बल्कि ये किसी दूसरे शख्स के नाम पर होती है। ये संपत्ति पत्नी, बच्चों या किसी रिश्तेदार के नाम पर खरीदी गई होती है। जिस शख्स के नाम पर ऐसी संपत्ति खरीदी गई होती है उसे बेनामदार कहा जाता है। आमतौर पर ऐसे लोग बेनामी संपत्ति रखते हैं जिनकी आमदनी खरीदी जाने वाली जायदाद के लिहाज से कम होती है। ये बहनों, भाइयों या रिश्तेदारों के साथ ज्वाइंट प्रॉपर्टी भी हो सकती है, जिसकी रकम का भुगतान आय के घोषित स्रोतों से किया जाता है। बेनामी संपत्ति चल या अचल संपत्ति या वित्तीय दस्तावेजों के तौर पर हो सकती है। इसमें संपत्ति के एवज में भुगतान करने वाले के नाम से कोई वैध दस्तावेज नॉर्मली नहीं होता। ऐसे मामलों में बेनामी लेन देन में शामिल दोनों पक्षों को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, लेकिन सवाल ये है कि ऐसी जायदाद की पहचान आसान होगी और इसके लिए काली जायदाद रखने वाले के कानून के तहत सजा दी जा सकेगी, और यदि दी जा सकेगी तो उसके लिए क्या नियम, क्या प्रावधान सरकार बनाएगी ताकि उन लोगों की संपत्ति जो वैध है वो भी इस लिस्ट में इसके तहत नहीं आए।
और हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे मेहमान नितिन कन्वर, जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं और इन तमाम बातों पर खासा नजर रखते हैं। बेनामी संपत्ति का भी मामला नितिन जी बहुत बड़ा है, मैंने आपको इसीलिए बोला भी था कि बेनामी संपत्ति पर जरूर बात किया जाएगा। नोटबंदी हो गई और अब एक नया प्रावधान बेनामी संपत्तियों को लेकर सरकार आने वाली है। कितना प्रभाव पड़ेगा इससे आम लोगों पर, या आम लोगों की संपत्तियों पर, आम लोगों के धन पर? देखिए, बेनामी ट्रांजैक्शन जो संपत्ति, जो प्रॉपर्टी एक्ट था, जो ये बना है, दिस इज इफेक्टिव फ्रॉम 1 नवंबर। देखिए, रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट नहीं है, that's for sure। आप अगर इसको देखेंगे, अगर इस एक्ट को शुरुआत से पढ़ना शुरू करेंगे, इसका प्रियम्बल ही पढ़ेंगे, तो ये 1 नवंबर से एप्लीकेबल है। इससे पहले वाली डेफिनेशन इज वेरी नैरो, जो उन्होंने नॉर्मली पार्ट ए बी सी डी 4 इन्होंने भाग में डिवाइड किया है। उसमें पार्ट ए में ये कवर है, जो बी सी डी इज वेरी वेरी रिगरस। लेकिन अगर आपने कोई भी आय या फिर कोई भी चीज अगर ऐसी है, या फिर बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट के अंदर जो आती है, प्रॉपर्टी के अंदर आती है, जो आपकी 1 नवंबर से पहले की है, उसमें ये हिट नहीं होगा। लेकिन कोई भी संपत्ति जो 1 नवंबर के बाद आएगी, तो उसमें 110% दिक्कत आएगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया नितिन जी इस पूरी जानकारी के लिए। और इस बीच एक और बड़ी खबर ये आ रही है कि कल शनिवार है, और कल यदि आप चाह रहे हैं कि जाकर बैंकों में अपने पैसे का एक्सचेंज करा सकें, तो कल सरकार ने ये घोषणा की है और बैंकों ने ये घोषणा की है कि कल केवल बुजुर्ग लोग ही अपने पैसों का एक्सचेंज करा सकते हैं, यानी अपने पैसों को बदल सकते हैं। तो अगर आप उस उम्र के दायरे में नहीं आते हैं तो आप दिन भर कतार में ज़रूर खड़े रहेंगे, लेकिन आपका काम नहीं हो पाएगा। बहरहाल देश भर में जनता लाइन में लगी है, कुछ नाराज़ हैं तो कुछ खुश हैं नोटबंदी के इस फैसले से। आपके पसंदीदा चैनल एपीएन ने सोचा क्यों ना एटीएम के इस लाइन में लगे लोगों का मूड जाना जाए, उनकी नोटबंदी पर राय ले ली जाए, साथ ही साथ यूपी चुनाव पर एक रायशुमारी भी करवा ली जाए। कल हमने लखनऊ, वाराणसी, मेरठ, कानपुर और नोएडा के लोगों की राय आप तक पहुंचाई थी। इसी कड़ी में आज हम आपको ले चलते हैं कुछ और शहर और जानते हैं वहां की जनता किस तरह से ले रही है नोटबंदी के इस फैसले को। ये तस्वीरें आजमगढ़ के भारतीय स्टेट बैंक की हैं। घंटों लाइन में लगे लोगों को हमने सवालों से भरा एक पन्ना दिया और उनसे पूछा कि आखिर मौजूदा हालात के बारे में वो क्या सोचते हैं। ज्यादातर लोगों ने मोदी के नोट बंदी के फैसले को लेकर जहां समर्थन किया, वहीं बैंक या एटीएम पर जो इंतजाम किए गए उस पर अपना विरोध भी जताया। आइए देखते हैं एपीएन के ओपिनियन पोल में आजमगढ़ की जनता की क्या राय रही। सवाल नंबर 1, मोदी जी ने नोटबंदी करके अच्छा काम किया है। 50% लोगों ने प्रधानमंत्री के कदम का समर्थन किया तो 10% इसके खिलाफ रहे। वहीं 30% लोगों ने कहा फैसले का असर वक्त बताएगा। हमारा दूसरा सवाल था कि नोटबंदी के लिए इंतजाम कमजोर हैं। 70% लोगों ने कहा हाँ, इंतजाम खराब है, जबकि 5% लोग ऐसा नहीं मानते। 25% लोग ऐसे हैं जो मानते हैं कि जो है ठीक है, वो सही मानते हैं। हमारा तीसरा सवाल था कि क्या आने वाले विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए ये फैसला किया गया। 45% लोगों ने हाँ में जवाब दिया, जबकि 20% लोग ऐसा नहीं मानते। 20% यथास्थिति के हक में है तो 15% लोगों की कोई राय नहीं है। हमारा चौथा सवाल था कि अगर अभी चुनाव हुए तो क्या यूपी में बीजेपी जीतेगी। 30% लोग बीजेपी के साथ दिखे, 15% मानते हैं कि ऐसा नहीं है। एक चौंकाने वाला आंकड़ा ये था कि 25% मानते हैं कि कोई भी जीत सकता है, जबकि उससे भी ज्यादा 30% लोगों का मानना है कि वो इस सवाल का जवाब नहीं देना चाहते। हमारा पांचवा सवाल, यूपी के मुख्यमंत्री के तौर पर आपकी पहली पसंद कौन है। बीजेपी उम्मीदवार के हक में 50% वोट पड़े तो मौजूदा मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के साथ 30% लोग दिखे। मायावती के पक्ष में 10% लोग थे तो शीला दीक्षित को भी 10% लोगों ने पसंद किया। अब बात एपीएन के ओपिनियन पोल में गोरखपुर की जनता की। पहला सवाल था कि मोदी जी ने नोटबंदी करके अच्छा काम किया है। 67% लोगों ने उनका समर्थन किया तो 13% लोग उनके खिलाफ जवाब दे रहे हैं। 10% लोगों का मानना है कि वक्त बताएगा कि फैसला सही है या नहीं, जबकि 10% लोगों ने अपनी राय नहीं रखी। हमारा दूसरा सवाल था कि नोटबंदी के लिए इंतजाम कमजोर हैं
53% लोगों ने कहा हाँ इंतजाम खराब है, जबकि 17% लोग ऐसा नहीं मानते। 20% लोग ऐसे हैं जो मानते हैं कि जो ठीक है वो सही है, जबकि 10% लोगों की इस पर कोई राय नहीं। हमारा तीसरा सवाल था कि क्या आने वाले विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखकर ये फैसला हुआ। 30% लोगों ने हाँ में जवाब दिया, जबकि 33% लोग ऐसा नहीं मानते। 22% यथास्थिति के हक में, तो 15% लोगों की कोई राय नहीं। हमारा चौथा सवाल था कि अगर अभी चुनाव हुए तो क्या यूपी में बीजेपी जीतेगी। 37% लोग बीजेपी के साथ दिखे। 15% मानते हैं कि ऐसा नहीं है। एक चौंकाने वाला आंकड़ा ये था कि 33% मानते हैं कि कोई भी जीत सकता है, जबकि 15% लोगों का मानना है कि वो इस सवाल का जवाब नहीं दे सकते। हमारा पांचवा सवाल, यूपी के मुख्यमंत्री के तौर पर आपकी पहली पसंद कौन है। बीजेपी उम्मीदवार के हक में 60% वोट पड़े तो मौजूदा मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के साथ 27% लोग दिखे, जबकि मायावती के पक्ष में 13% लोग थे तो शीला दीक्षित को किसी ने पसंद नहीं किया। अब बात एपीएन के ओपिनियन पोल में बरेली की जनता की। पहला सवाल था कि मोदी जी ने नोटबंदी करके अच्छा काम किया है। 40% लोगों ने उनका समर्थन किया तो 20% उनके खिलाफ जवाब दे रहे हैं, जबकि 30% लोगों का मानना है कि वक्त बताएगा कि फैसला सही है या नहीं, जबकि 10% लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी राय नहीं रखी। हमारा दूसरा सवाल था कि नोटबंदी के इंतजाम कमजोर हैं। 80% लोगों ने कहा हाँ इंतजाम खराब है, जबकि 10% लोग ऐसे हैं जो मानते हैं कि जो भी इंतजाम है वो ठीक है। हमारा तीसरा सवाल था कि क्या आने वाले विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखकर ये फैसला हुआ। 30% ने हाँ में जवाब दिया, जबकि 50% लोग ऐसा नहीं मानते। 10% यथास्थिति के हक में, तो 10% लोगों की कोई राय नहीं है। हमारा चौथा सवाल था कि अगर अभी चुनाव हुए तो क्या यूपी में बीजेपी जीतेगी। 60% लोग बीजेपी के साथ दिखे। 20% मानते हैं कि ऐसा नहीं है, जबकि 10% मानते हैं कि कोई भी जीत सकता है, जबकि 10% लोगों का मानना है कि वो इस सवाल का जवाब नहीं दे सकते। हमारा पांचवा सवाल, यूपी के मुख्यमंत्री के रूप में आपकी पहली पसंद कौन है। बीजेपी उम्मीदवार के हक में 50% वोट पड़े तो मौजूदा सीएम अखिलेश यादव के साथ 30% लोग दिखे, जबकि मायावती के पक्ष में 15% लोग थे तो शीला दीक्षित को 5% लोगों ने पसंद किया। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। और इस बीच प्रधानमंत्री मोदी ने अपने तमाम सांसदों को ये कहा है कि शनिवार और रविवार वो अपने अपने संसदीय क्षेत्र में गुजारें और लोगों को नोटबंदी के मसले पर जितने भी भ्रम हैं उसको दूर करें और लोगों को ये समझाएं कि नोटबंदी का फैसला सरकार का कितना सही फैसला है। इसके अलावा हरियाणा के सूरजकुंड में चल रहे रेल विकास शिविर को भी आज उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित किया। गौरतलब है कि आज दोनों ही सदन में इसी बात को लेकर हंगामा होता रहा कि प्रधानमंत्री मोदी सदन में आए और इस तमाम मसले पर सबके सामने अपनी बात को स्पष्ट करें। इधर पीएम मोदी ने इस वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा किए गए संबोधन में कहा कि देश में प्रगति लाने के लिए जरूरी है कि हमारी रेलवे प्रगति करे। रेल विकास शिविर में पीएम मोदी ने कहा कि सारी दुनिया की रेल बदल गई है, क्या कारण है कि हम एक सीमा में बंध गए हैं। यह शताब्दी टेक्नोलॉजी के प्रभाव की शताब्दी है। भारत को समझना होगा कि भारत में गति और प्रगति रेल से ही मिलेगी। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि उनका रेल से बहुत पुराना नाता है, उनका बचपन रेल की पटरियों पर गुजरा है। साथियों, आप में से जितना रेल से नाता जितना रहा होगा, कम से कम मेरा नाता पुराना है। मेरा बचपन रेल की पटरी पर गुजरा है और इसलिए मैं एक प्रकार से आपके बीच का ही हूं, रेल वाला ही हूं मैं। रेल में बदलाव होगा, उसका आनंद जितना आपको होगा मुझे उससे जरा भी कम नहीं होगा, क्योंकि मैं उसी परिसर से पल करके निकला हुआ हूं।
गौरतलब है कि प्रधानमंत्री मोदी भारत में बुलेट ट्रेन भी लाना चाहते हैं और इसीलिए जापान से उन्होंने समझौता भी किया है। चलिए अब अन्य खबरों पर भी नजर डाल लेते हैं और देखते हैं नेशनल टॉप 5 खबरें। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के ड्रीम प्रोजेक्ट लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर एयरफोर्स के 8 फाइटर प्लेन ने लैंडिंग की। इस लैंडिंग का मकसद आपातकाल या युद्ध की स्थिति में हाईवे पर फाइटर प्लेन को लैंड कराया जाना था। इलाहाबाद से मिराज 2000 और सुखोई 30 ने लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर लैंडिंग की। एयरफोर्स के फाइटर प्लेन की सफल लैंडिंग के बाद उन्नाव से लौट रहे यूपी के प्रमुख सचिव नवनीत सहगल एक हादसे में घायल हो गए। नवनीत सहगल को इलाज के लिए लखनऊ के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की किडनी खराब होने और एम्स में भर्ती होने की खबर के बाद गोंडा के एक युवक ने उन्हें अपनी किडनी दान करने की घोषणा की है। तरबगंज के रामापुर गांव के रहने वाले घनश्याम जायसवाल ने कहा कि विदेश मंत्री के भर्ती होने और उन्हें देश हित में नया जीवन देने के लिए ये फैसला उन्होंने किया है। भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई पर सरकार द्वारा 1000 और 500 रुपए के नोट रद्द किए जाने का भारी असर दिख रहा है। यहाँ रेस्टोरेंट से लेकर दिहाड़ी मजदूरों तक सभी सरकार के इस फैसले से प्रभावित हुए हैं। दावा है कि प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन, रेस्टोरेंट और रेहड़ी वालों की आमदनी में 50% की कमी आई है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक यानी कि CCPI 2017 में भारत का 20वां नंबर है। इस सूचकांक में अर्जेंटीना को 36वां और ब्राजील का 40वां नंबर है। CCPI सूचकांक में भारत की इस रैंकिंग को सकारात्मक बदलाव के तौर पर देखा जा रहा है। इसमें कहा गया है कि भारत समेत विश्व के कई अन्य देश ऊर्जा क्रांति के लिए उत्साहवर्धक कदम उठा रहे हैं। और अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति की। यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने नोटबंदी पर बोलते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने बिना किसी तैयारी के इतना बड़ा फैसला ले लिया और अब स्थिति सामान्य होने में 6 महीने से 1 साल तक का समय लग सकता है। यूपी कैबिनेट की बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी देने मीडिया से रूबरू हुए मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आजकल के सबसे ज्वलंत नोटबंदी के मुद्दे पर टिप्पणी करने से खुद को नहीं रोक पाए और फिर जब अखिलेश बोले तो केंद्र सरकार पर आरोपों का अंबार लगा दिया। अखिलेश ने नोटबंदी को जल्दी में बिना तैयारी के लिया गया फैसला बताया और कहा कि स्थिति सामान्य होने तक बहुत देर हो चुकी थी। जो सरकार कह रही कितने दिन में ठीक हो जाएगा, फिर 50 दिन में ठीक हो जाएगा, मैंने उस दिन भी कहा ये जो करेंसी एक्सचेंज का मामला है हो सकता है 6 महीना और 1 साल से ज्यादा लगेगा। अखिलेश यादव ने कहा कि केंद्र सरकार के फैसले का सबसे ज्यादा खामियाजा किसान और मजदूर उठा रहे हैं। सबसे ज्यादा जो मजदूर हैं, जो फैक्ट्रियों में काम कर रहे हैं, जिन्हें डेली दिन प्रतिदिन हर दिन वेतन मिलता है, ऐसे हमारे बहुत सारे कारोबार हैं क्योंकि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, मीडियम स्केल इंडस्ट्री सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में है। यूपी में अगले साल की शुरुआत में चुनाव होने हैं और राजनीतिक पार्टियों के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चरम पर है। ऐसे में मोदी सरकार का मौजूदा कदम पार्टी के लिए यूपी में आर पार का फैसला साबित हो सकता है। लखनऊ से अभिषेक पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट APN। और इससे पहले मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की अध्यक्षता में हुई यूपी कैबिनेट की बैठक में कई फैसले लिए गए। अखिलेश सरकार ने ग्राम प्रधानों का मानदेय बढ़ाने के साथ ग्राम प्रधानों की शक्तियों को भी बढ़ाया है और अब ग्राम प्रधान 2 लाख रुपए तक के विकास के कार्य खुद मंजूर कर सकेंगे। इसके अलावा अखिलेश सरकार ने लेखपालों को लैपटॉप देने का भी फैसला किया है। गौरतलब है कि 2017 में उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी मिल गई। गन्ना किसानों को अखिलेश यादव ने राहत दी है। लेखपालों को लैपटॉप देने पर भी मुहर लग गई। साथ में और भी कई फैसले लिए गए। ग्राम प्रधानों का मानदेय 2500 रुपए की जगह अब 3500 रुपए होगा। मिट्टी के बर्तन बनाने वाले चाक पर वैट कम किया गया है। 36 जिलों में 170 मोबाइल मेडिकल वैन को मंजूरी मिली है। कानपुर में 220 kV के बिजली घर के निर्माण के लिए जमीन को मंजूरी दी गई। प्लाटून पुलों पर टोल टैक्स बंद कर दिया गया। सैफई में संगीत विश्वविद्यालय बनाने का फैसला लिया गया।
हरदोई में बॉटलिंग प्लांट को मंजूरी दी गई। साथ ही 6 नई तहसील कलीनगर, अमरिया, हरेसन, नवगढ़, कला और कुरावली बनाई जाएंगी। साथ ही यूपी के भूमि ग्रहण अधिग्रहण मसौदे को भी मंजूरी दी गई। किसानों का एक मुश्त चीनी मिलों से भुगतान कराया जाएगा। 2 किस्तों में नहीं था, पहले ये होता था एक बार देते थे, फिर आधा देते थे। इस बार एक मुश्त का फैसला लिया और 25 रुपए गन्ने का रेट बढ़ाने का काम किया है। कलाम है, कुरावली है और नई तहसीलों का निर्माण होगा। कैबिनेट की बैठक के बाद मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने नोटबंदी के फैसले को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा और कहा कि केंद्र के इस कदम से उबरने में साल भर का वक्त लगेगा। अखिलेश ने कहा कि नोटबंदी के चलते भले ही लोग बीजेपी की परिवर्तन यात्रा में नहीं पहुंच पा रहे हों, लेकिन समाजवादी रथ यात्रा के दौरान काफी भीड़ देखने को मिलेगी। अभिषेक पांडे, एपीएन, लखनऊ। और उधर अखिलेश कैबिनेट के फैसले को राजनीतिक जानकार यूपी चुनाव से जोड़कर देख रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी के चुनाव प्रचार में धार लाने के लिए प्रियंका गांधी के प्रचार में शामिल होने की संभावना जो बताई जा रही है, इससे पार्टी कार्यकर्ताओं में खासा जोश दिख रहा है। वैसे तो पिछले कई साल में प्रियंका गांधी को राजनीति में उतारने की मांग होती रही है। इस बार प्रियंका गांधी के चुनाव प्रचार में उतरने की पूरी संभावनाएं जताई जा रही हैं। इसमें ये कहना बिल्कुल जायज होगा कि कांग्रेस किसी भी तरह से उत्तर प्रदेश में अपनी जमीन नहीं गंवाना चाहती, इसीलिए वो हर तरह के प्रयोग कर रही है, प्रशांत किशोर से लेकर प्रियंका गांधी तक। उत्तर प्रदेश में खाट सभा और राहुल संदेश यात्रा से भी कांग्रेस आला कमान को बहुत संतोषजनक संदेश नहीं मिल पाया। खाट सभा में खाट लुट जाने से कांग्रेस की खाट खड़ी होने की चर्चा कुछ दिन तक बनी रही, लेकिन राहुल की संदेश यात्रा तो किसी के गले ही नहीं उतरी। नोटबंदी के बाद तो कांग्रेस फिर से मूर्छा में चली गई। यूपी कांग्रेस में नए प्राण फूंकने के लिए प्रियंका जी से सभी कांग्रेस सज्जन करबद्ध प्रार्थना में जुटे हुए हैं। पार्टी जनों को पूरा विश्वास है कि इस बार तो प्रियंका जी उत्तर प्रदेश आएंगी और कांग्रेस के शत्रुओं का पराजित कर यूपी के सिंहासन पर उनका अभिषेक करेंगी। वो माना भी है और वो उत्तर प्रदेश के चुनाव में वो आएंगी और बाकायदा जो है वो प्रचार करेंगी। इसके पहले प्रदेश के प्रचार समिति के अध्यक्ष डॉक्टर संजय सिंह ने तो पूरा विश्वास से ऐलान कर दिया कि प्रियंका जी आएंगी और पार्टी को बचाएंगी। उन्होंने ये भी कहा कि प्रियंका गांधी यूपी में पार्टी का चुनाव प्रचार करने के लिए तैयार है और यूपी चुनाव में प्रियंका अहम रोल निभाएंगी। इसकी तैयारियां हो रही हैं। प्रियंका अमेठी और कई इलाकों में जनसभाएं कर सकती है। दरअसल नोटबंदी गैर बीजेपी दलों पर सर्जिकल स्ट्राइक साबित हुई है। नोटबंदी के बाद यूपी में कांग्रेस की चुनावी यात्रा पर ब्रेक लग गया। शुक्रवार को इस पर चर्चा करने के लिए दिल्ली में कांग्रेस कोर कमेटी की बैठक भी हुई। इसमें राहुल गांधी के साथ प्रियंका गांधी भी मौजूद रही। बताया जा रहा है कि 21 नवंबर को इंदिरा गांधी जयंती के मौके पर प्रियंका को लॉन्च किया जा सकता है। प्रियंका गांधी 21 नवंबर को इलाहाबाद में अपनी मां सोनिया गांधी और भाई राहुल गांधी के साथ एक फोटो एग्जीबिशन में भी आएंगी। आनंद भवन में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी पर यह एग्जीबिशन रखा गया है। प्रियंका में इंदिरा की छवि से उनकी छवि उभारने की तैयारी है, लेकिन कुछ कांग्रेस सज्जन कहते हैं कि कांग्रेस अपने तुरुप के पत्ते को छिपा कर रखना चाहती है, क्योंकि बंद मुट्ठी 1.25 लाख की। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। जी हाँ, तब ये देखना होगा कि नोटबंदी के सहारे जो कांग्रेस की वोट बंदी है उत्तर प्रदेश में, उससे प्रियंका गांधी कितना निजात कांग्रेस को दिला सकेंगी। लेकिन इस वक्त और बड़ी खबरों की बात करते हैं और सबसे बड़ी खबर एक और है जो अदालत की दुनिया से आई है, और वो है हाईकोर्ट में जजों की नियुक्ति को लेकर न्यायपालिका और कार्यपालिका बिल्कुल आमने सामने हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि वह उन 43 नामों पर फिर से विचार करे जिन्हें कॉलेजियम ने भेजा था। कॉलेजियम ने 77 नाम भेजे थे, जिनमें से केंद्र ने केवल 34 नामों को मंजूर किया था और 43 नामों को वापस भेज दिया था। भारतीय लोकतंत्र की ये 2 संस्थाएं, न्यायपालिका और कार्यपालिका, फिर टकराव की राह पर हैं। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल अनिल कबोत्रा और एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय की जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान उठे इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को जजों की भर्ती के लिए कॉलेजियम के सुझाए 43 नामों पर फिर से विचार करने को कहा। लेकिन इस मामले में एक नया पहलू ये है कि इस याचिका पर जनवरी में सुनवाई होगी। मौजूदा प्रधान न्यायाधीश 3 जनवरी को रिटायर हो रहे हैं। क्रिसमस की छुट्टियों के बाद सुप्रीम कोर्ट 2 जनवरी को खुलेगा। ऐसे में ये तय नहीं कि ये मामला 2 या 3 जनवरी को लिस्ट होगा या नहीं।
इस महीने की 11 तारीख को केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि 77 में से 34 नामों को हाई कोर्ट के जजों के तौर पर नियुक्त किए जाने को मंजूरी दे दी है। हाई कोर्ट्स में जजों की नियुक्ति में देरी को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहले भी सरकार को फटकार लगा चुकी है। हाई कोर्ट्स में जजों की नियुक्तियों में देरी को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहले भी सरकार को फटकार लगा चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा था कि कॉलेजियम की सिफारिश के बावजूद नियुक्ति में देरी क्यों हो रही है। पूरे संस्थान को ठप नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जजों की नियुक्ति में देरी के चलते अदालतों में ताला लगाने के हालात हो गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। और अब एक अंतर्राष्ट्रीय खबर की बात कर लेते हैं। और चूंकि देश भर में प्रधानमंत्री मोदी को तरह तरह की शिकायतें और सरकार को कड़ी फटकार सुप्रीम कोर्ट से मिल रही है, लेकिन एक अच्छी खबर प्रधानमंत्री मोदी के लिए ये है कि अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की है। जनवरी में ऑफिस संभालने के बाद ट्रंप अपने भारतीय बिजनेस पार्टनर्स से मुलाकात करेंगे। इस मुलाकात से पहले ट्रंप ने कहा है कि पीएम मोदी काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं और उनके निर्देशन में जब तक वो सरकार में है तब तक भारत ज़रूर तरक्की करेगा और भारत और अमेरिका के संबंध अच्छे होंगे। गौरतलब है कि ट्रंप की जीत में वहां बस रहे भारतीयों की एक अहम भूमिका है और ट्रंप ने कहा था कि जब वो राष्ट्रपति बनेंगे तो जरूर भारत के साथ अच्छे संबंध रखेंगे। इस बीच खबर ये भी है कि ट्रंप के मंत्रिमंडल में बॉबी जिंदल और निकी हेली भी शामिल हो सकते हैं, जो कि दोनों ही भारतीय मूल के हैं। और देश की बात में अब बात इतिहास की। देश और दुनिया के इतिहास में 18 नवंबर कई कारणों से महत्वपूर्ण है, जिनमें ये सभी प्रमुख हैं। 1727 को महाराजा जय सिंह द्वितीय ने जयपुर शहर की 18 नवंबर को ही स्थापना की थी। शहर के वास्तुकार बंगाल के विद्याधर चक्रवर्ती थे। 1772 में पेशवा माधवराव प्रथम का निधन हुआ था और छोटे भाई नारायण राव ने गद्दी संभाली थी। और 1928 में पहली बार वॉल्ट डिज्नी कंपनी का मैस्कट स्टीम बोट विली नजर आया था, जिसका नाम मिकी माउस पड़ गया था। और 1963 में अमेरिकी टेलीफोन कंपनी बेल सिस्टम्स दुनिया के सामने पहला ऐसा फोन लाई जिसमें बटन वाला डायलिंग पैड था। और 1972 में बाघ को राष्ट्रीय पशु चुना गया था 18 नवंबर को ही। और 18 नवंबर 2013 को अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने मंगल ग्रह पर मावेन यान को भेजा था। और देश की बात में आखिर में हम बात करेंगे आज उस महानायक की जो देश में सिनेमा उद्योग को शुरू करने वाले दिग्गजों में से एक थे, वी शांताराम, जिनका आज जन्मदिन भी है। इन्होंने एक तरह से भारतीय सिनेमा को चलना सिखाया था। हिंदी फिल्म उद्योग जिस समय अपने विकास के शुरुआती दौर में था, उस वक्त इन्होंने कैमरे, पटकथा, अभिनय और तकनीक में तमाम प्रयोग कर 2 आंख 12 हाथ, डॉक्टर कोटनीस की अमर कहानी, झनक झनक पायल बाजे और नवरंग जैसी कई बेमिसाल फिल्में भारतीय सिनेमा को दी। लगभग 90 सालों बाद आज भी ये फिल्में अपना चार्म बनाए हुए हैं, अपना रसूख बनाए हुए हैं। यहाँ कम बड़ी बात नहीं है। और शांताराम ने ही भारत में 1933 में पहली रंगीन फिल्म सैरंध्री बनाई थी। भारत में एनिमेशन का इस्तेमाल करने वाले भी वे पहले फिल्मकार थे। दिलचस्प बात यह है कि राजा राम बांकुरे शांताराम ने बहुत शिक्षा ग्रहण नहीं की थी, लेकिन उनका सिनेमा आज सिनेमा के छात्रों के लिए सिलेबस में शामिल है। करीब 6 दशक लंबे अपनी फिल्मी सफर में शांताराम ने हिंदी और मराठी भाषा में कई सामाजिक एवं उद्देश्यपरक फिल्में बनाई। समाज में चली आ रही कुरीतियों पर कसकर उन्होंने चोट किया। चलते चलते हम आपको शांताराम की फिल्मों के कुछ मधुर गीतों के साथ छोड़ जाते हैं। नमस्कार, आप देखते रहिए APN।